आज है हमारी दूसरी क्लास और आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं एजुकेशन सब्जेक्ट, यानी जो भी यूजीसी नेट का जो सेकंड पेपर है जिसमें आप लोगों ने एजुकेशन सब्जेक्ट अगर आपने चूज किया हुआ है तो उसके हिसाब से आपकी आज आपकी यूनिट चलेगी। ठंडी तो बहुत है, ठंडी भी ज़्यादा है और हम आ गए हैं आप लोगों के सामने आपका सिलेबस को तैयार कराने। तो थोड़ी सी मेहनत जारी है और मेहनत करेंगे और ऊपर वाले ने चाहे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर मेहनत आपने की है और आपने पढ़ा हुआ है तो सफलता को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो आज शुरू करते हैं एजुकेशन का पहली यूनिट। एजुकेशन सब्जेक्ट की जो पहली यूनिट है जिसका नाम है एजुकेशनल स्टडीज। एजुकेशनल स्टडीज, एजुकेशनल स्टडीज जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट में है। इसमें क्या होगा आपकी, इसमें इसके अंदर आपको सांख्य, योगा, वेदांता और जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसके बाद विवेकानंद के दर्शन और विवेकानंद हुए, आपके जिद्दू कृष्णमूर्ति हुए और आइडियलिज्म हुआ, रियलिज्म हुआ यानी आदर्शवाद और यथार्थवाद, इन सभी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस यूनिट फर्स्ट में हम करेंगे। आज हम जो शुरू करेंगे, आज आपका जो मेन टॉपिक होगा वो सांख्य और योगा होगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं एक पहली यूनिट का। पहली चीज जो कि सबसे मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है पहली यूनिट फर्स्ट में से आपके सारी चीजें वो आएंगी। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला हम जानेंगे सांख्य और दूसरा जानेंगे योगा। ठीक है, तो सांख्य और योगा इन दोनों चीजों को आप जानेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने वैसे पढ़ा भी होगा सांख्य और योगा के बारे में। मैं थोड़ी सी और सी चीज डिस्कस करूंगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आए। तो जो सांख्य है, सांख्य को शुरू करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें ये किस चीज में आता है, ये कौन सी किस चीज में आएगा, हमें ये क्यों सांख्य क्यों पढ़ना है, इसकी शुरुआत कैसे। तो फिर सांख्य को समझने से पहले हमें ये समझना होगा फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिलॉसफी जिसको हिंदी में दर्शन कहते हैं, दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब यही होता है कि दर्शन का मतलब यही होता है कि जो एक मनुष्य है, हमारे आसपास जो मनुष्य है, ये सारी चीजों को जानने की कोशिश करता है कि क्या है, ये दुनिया क्यों है, ये धरती क्यों है, आकाश क्यों है, जल क्यों है। ये सारी चीजों का जब वो उत्तर खोजने की कोशिश करता है तो वो जिस दर्शन के अंतर, जिस चीज के अंतर्गत आता है वो उसे दर्शन कहते हैं। तो सीधे दर्शन का मतलब यही है जो हमारे मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि हम क्यों हैं, मैं क्यों हूँ, ये पेन क्यों है, ये ब्लैक बोर्ड क्यों है, ये दुनिया में क्या क्या चल रहा है और इन सब का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, इन सारी चीजों को जानने के लिए जो चीजें की जाती हैं वही दर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दर्शन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। दर्शन जो है शब्द है वो दृश्य धातु से बना है। दर्शन जो है वो संस्कृत शब्द के दृश्य धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है देखना। देखने का मतलब हमारे सामने जो जो चीजें दिख रही हैं उन सब का होने का मतलब क्या है, उन सब चीजों की क्यों है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। ठीक है, तो दृश्य धातु का दृश्य का मतलब होता है देखना। मतलब देखना, तो आपके सामने जो जो चीज दिखाई दे रही है और जो जो भी सवाल आपके उठ रहे होंगे तो वो सारी सवाल क्यों उठ रहे हैं। ठीक है, और इन सब होने का पर्पस क्या है, इन सभी चीजों का उद्देश्य क्या है। तो दर्शन के अंतर्गत यही चीजें फॉलो करते हैं। फिलॉसफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो और सोफिया। फिलो का मतलब है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम।
लव और विजडम, यानी कि ज्ञान के लिए प्रेम। अब लव शब्द सुन के बाद तो सिंगल लोगों का दिल कांप जाता है। ये लव आखिर है क्यों, प्यार का मतलब क्या है, सिंगलों को क्या पता लव के बारे में। अब यही है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हम लोगों की जिंदगी में सुनी, हम लोगों की जिंदगी तो केवल किताब से उठ के किताब पढ़ के उसके बाद फिर किताब पे ही खत्म हो जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं जो सफर पर। ये लव और विजडम, यानी कि विजडम का मतलब होता है नॉलेज और ये प्रेम, ये हो गया ज्ञान, यानी ज्ञान में डूब जाना। प्रेम का मतलब होता है डूब जाना, उसके अंदर डूब जाना। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप उसमें डूब जाए, तभी वो दर्शन कहलाती है। जैसे जो भी फिलोसफर होता है तो आप देखते होंगे वो सारी चीजों के ऊपर तार्किक विवेचना करता है, जो चीजें हो रही हैं उन सबका आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, तो लव और विजडम आपका ये हो गया, फिलॉसफी का मतलब हो गया। फिलॉसफी दर्शन जो है, में यही आता है, दर्शन जो होता है। और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत उसी चीज पर अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत हम जो भी ज्ञान है, जो भी हमारे सामने जो भी चीज हो रही है, उन सभी चीजों का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, उसी में डूब जाओ। और फिलोसफर तभी जब बनता है, फिलोसफर एक दार्शनिक तब बनता है जब उन सारी चीजों का उत्तर खोज लेता है और समाज में अपनी एक नई पहचान बनाता है, तो उसे ही फिलोसफर कहते हैं। तो सीधी आपने फिलोसफी चीज तो समझ ली। फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन। दर्शन जो है दृश्य, संस्कृत के दृश्य धातु से मिलकर बना है, और दृश्य का मतलब होता है देखना। और ये फिलोसफी जो शब्द है वो इंग्लिश में, फिलोसफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो और सोफिया। फिलो का मतलब है लव और सोफिया का मतलब है विजडम। ये चीजें पूछी जाती हैं तो आप ध्यान रखिएगा, फिलो का मतलब लव और सोफिया का मतलब विजडम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी थी फिलोसफी, दर्शन। और दर्शन के अंतर्गत कई सारे ब्रांचेज आती हैं, दर्शन के अंतर्गत ब्रांचेज आती हैं, ब्रांचेज की भी कई सारी चीजें होती हैं जो आपको देखना है। तो फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी के अंतर्गत ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, यानी दर्शन की शाखाएं, दर्शन की शाखाएं में होगा। पहला जो है वो तत्व मीमांसा, दूसरा है मूल्य मीमांसा, तीसरा है ज्ञान मीमांसा, और चौथा है आपका तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और चौथा है तर्क मीमांसा। तर्क मीमांसा को बेसिकली तर्क मीमांसा में सीधे आप रीजन जोड़ा जाता है। तर्क मीमांसा तो आपकी हो गई मेटाफिजिक्स, मूल्य मीमांसा आपकी होगी एक्जियोलॉजी, और ज्ञान मीमांसा आपकी हो गई एपिस्टेमोलॉजी, और तर्क मीमांसा आपका हो गया लॉजिक। तो जो दर्शन की जो शाखाएं हैं वो 4 शाखाएं हैं, 4 ब्रांचेस। तो 4 ब्रांचेज हैं जो फिलॉसफी की जो शाखाएं हैं, यानी दर्शन की जो शाखाएं हैं, तो 4 ब्रांचेज हैं, जिसमें पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा मूल मीमांसा, तीसरा है ज्ञान मीमांसा, और चौथा है आपका तर्क मीमांसा। जो तत्व मीमांसा होती है, तो तत्व मीमांसा में आपकी मेटाफिजिक्स आती है। तो मेटाफिजिक्स इसका आंसर, यानी इसका उत्तर इसी में मौजूद है।
मेटाफिजिक्स, फिजिक्स का मतलब यही होता है कि आप उन सभी तत्वों के बारे में जानकारी हासिल करें, जो भी तत्व है। मेटाफिजिक्स में क्या होता है कि आप सभी चीजों के बारे में, जैसे प्लास्टिक है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, इन सभी चीजों को क्यों है और इन सभी किस चीज से बनी हुई है, तो ये सभी मेटाफिजिक्स में आता है। किन किन तत्वों से ये सब बनी हुई है, जैसे ये बोर्ड किस तत्व से बना हुआ है, हम किन किन तत्वों से बने हुए हैं, ये मार्कर किस तत्व से बना हुआ है, तो ये सारी चीजें तत्व मीमांसा में आती है। मूल्य मीमांसा में आपके नैतिक मूल्य आ जाते हैं कि हमारे होने का, यानी कि हमारे समाज में होने पे हमारे जो कौन कौन से मूल्य, नैतिक मूल्य हैं, हमारी नैतिक मूल्य क्या क्या है, हमें अपने जीवन जीने के लिए कौन कौन सी चीजें लानी है, जिसमें मूल्य मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा में क्या होगा कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, हमारे जो ज्ञान है वो सही है या नहीं सही है, ज्ञान में आपका क्या क्या चीजें आएंगी, तो जिसमें आपका ज्ञान का विस्तार हो, ज्ञान और सही हो, और ज्ञान को आप दूसरी जगह पहुंचा पाए, ज्ञान में ही सारी चीजें हों। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा आपका ज्ञान या नॉलेज आ जाएगा। तर्क मीमांसा लॉजिक, यानी कि किसी चीज को होने का क्या कारण है, अगर कोई चीज हुई है तो उसमें क्या कारण है और क्या चीजें हो रही है, रीजन क्या है, इनका कारण क्या है, तो वो सब लॉजिक में आ जाएगी, तर्क मीमांसा में। तो मेटाफिजिक्स आपकी होगी आपकी तत्व मीमांसा, सीधे मैटर के ऊपर जाएंगे। मूल्य मीमांसा जो है ये आपका नैतिक मूल्य, यानी कि मॉरल वैल्यूज। और जो ज्ञान मीमांसा है आपका नॉलेज, गेनिंग नॉलेज, ज्ञान मीमांसा। और तर्क मीमांसा आपका रीजन, किसी चीज का होने का कारण क्या है, ये क्यों हुआ है, ये आपके तर्क मीमांसा लॉजिक के अंतर्गत आएगी। तो आपने देखा है ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी कितनी है, ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी 4 है। 4 फिलॉसफी में 4 ब्रांचेज में जो है तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तर्क मीमांसा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी के बाद आपको पता है मेटाफिजिक्स की भी ब्रांचेज होती हैं। तो मेटाफिजिक्स की जो ब्रांच है, ब्रांचेज ऑफ मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स की जो ब्रांचेज हैं, यानी कि जो मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा की जो शाखाएं हैं वो है आपकी, पहला है थियोलॉजी, दूसरा है टेलिलॉजी, पहला है थियोलॉजी, दूसरा है टेलिलॉजी, तीसरा है ऑन्टोलॉजी, चौथा है कॉस्मोलॉजी, और पांचवा है कॉस्मोगोनी। थियोलॉजी, टेलिलॉजी, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और कॉस्मोगोनी। ठीक है, ये आप समझने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश शब्द हैं, आपको ध्यान रखना होगा, आप ये याद भी कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि थियोलॉजी किस में आता है, टेलिलॉजी किस में आता है, टेलिलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है, ऑन्टोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है, कॉस्मोलॉजी के अंदर और कॉस्मोगोनी के अंदर किन किन चीजों का अध्ययन होता है। तो थियोलॉजी जो है वो आपके गॉड के ऊपर है, जो थियोलॉजी है वो आपके गॉड के ऊपर है, यानी कि इसमें भगवान के ऊपर सारी चीजें, भगवान के ऊपर कि भगवान क्यों है, क्या चीजें हैं भगवान की, क्यों भगवान किस लिए माना जाता है, तो ये थियोलॉजी के ऊपर भगवान का अध्ययन जिन पे होता है उसे थियोलॉजी कहते हैं। थियो का मतलब ये होता है गॉड। अब उसके बाद आते हैं टेलिलॉजी। टेलिलॉजी में आपका आएगा सोल और सेल्फ।
यानी कि इस पे आत्मा के ऊपर और खुद पे अध्ययन जो किया जाता है वो टेलिलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। ऑन्टोलॉजी जो है, ऑन्टोलॉजी में आपका बीइंग, रियलिटी, रियलिटी यानी कि जो रियल में जो चीजें हैं उन सारी चीजों के रियलिटी के ऊपर इसमें अध्ययन होगा, बीइंग रियलिटी। और कॉस्मोलॉजी जो है, कॉस्मोलॉजी आपके वर्ल्ड के ऊपर यानी संसार के ऊपर, संसार क्यों है, संसार की क्या क्या चीजें, संसार में कितनी चीजें रहती हैं, वो सारी आपके वर्ल्ड में है। कॉस्मोगॉनी जो है वो आपके ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में क्या है कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई, ब्रह्मांड क्यों है और हम लोग ब्रह्मांड में कर क्या रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में जो अध्ययन होता है तो कॉस्मोगॉनी, कॉस्मोगॉनी में आपका है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है। कॉस्मोलॉजी जो है उसमें आपका वर्ल्ड यानी संसार है, संसार में क्या क्या चीज, संसार किसने बनाया, संसार क्या है और संसार में क्या क्या चीजें रहती हैं वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत आएगी। ऑन्टोलॉजी आपकी बीइंग और रियलिटी, जो भी रियलिटी है, जो रियल चीजें हैं वो सारी चीजें जो वास्तविक चीजों पे ही जो ज्ञान, वास्तविक चीजों पे ही जो चीजें होती हैं उसे ही ऑन्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। टेलिलॉजी में आपकी आत्मा के ऊपर और खुद पे जो मनुष्य के ऊपर जितनी चीजों का अध्ययन होता है वो टेलिलॉजी। और थियोलॉजी में आपका भगवान के ऊपर सीधे आप एक एक वर्ड आप समझ लीजिए, एक एक वर्ड से ही आपको क्वेश्चन, आपको क्या एमसीक्यूज में फायदा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा चीजें आपको कंफ्यूज भी करेंगी। इससे अच्छा एक थियोलॉजी का वर्ड लिख लीजिए, टेलिलॉजी का सेल्फ लिख लीजिए, ऑन्टोलॉजी का बीइंग रियलिटी लीजिए, कॉस्मोलॉजी का वर्ल्ड और कॉस्मोगॉनी का ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो ये चीजें थी ब्रांचेज ऑफ मेटाफिजिक्स की, यानी कि आपकी जो तत्व मीमांसा की शाखाएं। तत्व मीमांसा में आपने देखा कि सारे तत्वों के ऊपर गॉड तत्व क्या है, सोल सेल्फ तत्व क्या है, बीइंग रियलिटी, वास्तविक तत्व कौन कौन से, ये सारी चीजों के ऊपर जानकारी देखते हैं। अब इसके बाद आते हैं जो इंडियन फिलॉसफी, हमें लगता है कि हमने शुरू से शुरुआत कर दी है, तो फिलॉसफी आप जान गए, फिलॉसफी के अंदर 4 ब्रांचेज आप जान गए। 4 ब्रांचेज के अलावा आपने क्या कहते हैं ब्रांचेज ऑफ मेटाफिजिक्स भी देख ली। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ मेटाफिजिक्स कितनी थी, 5 ब्रांचेज ऑफ मेटाफिजिक्स जो थी वो 5 थी। अब आगे बढ़ते हैं इंडियन फिलॉसफी, जो कि हमें पढ़ना है। जो इंडियन फिलॉसफी है वो जो हमारा भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, भारतीय दर्शन हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है ऑर्थोडॉक्स और दूसरा है हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में वो आते हैं जो भगवान को मानते हैं, और हेट्रोडॉक्स में वो आते हैं जो भगवान को नहीं मानते। ठीक है, हेट्रोडॉक्स को कहते हैं नास्तिक, हिंदी वाले ये जल्दी समझ जाएंगे, नास्तिक किसे कहते हैं, जो भगवान को नहीं मानते। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं आस्तिक को, जो भगवान में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो इंडियन फिलॉसफी को 2 भागों में बांटा गया, ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में आएंगे यहाँ पे जो भगवान को मानते हैं, हेट्रोडॉक्स में वो आएंगे जो भगवान को नहीं मानते। ऑर्थोडॉक्स में आप जानते हैं पहला जो है सांख्य, दूसरा है योगा, सांख्य योगा न्याय वैशेषिका, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग न्याय वैशेषिक, और 5वां है आपका, 5वां जो है आपका वो है पूर्व मीमांसा। और भी कई सारे और भी आते हैं, पर हमें जो पढ़ना है वो सांख्य पढ़ना है, योगा पढ़ना है, न्याय पढ़ना है, और इसके बाद आता है इसमें है बुद्धिज्म,
यानी बौद्ध दर्शन, जैनिज्म यानी जैन दर्शन, और तीसरा है चारवाक। चारवाक बेसिकली उससे कहते हैं जो चार चीजों को मानते हैं। चारवाक का मेन आप चारवाक नाम से निकाल सकते हैं, जो चार चीजों को मानते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश और वायु। जो इन चार तत्वों को मानते हैं उन्हें ही चारवाक कहा जाता है। चारवाक सीधे आप चार नाम से जान सकते हैं। चारवाक में पृथ्वी, जल, आकाश और वायु, ये चाहिए चार चीजों को वो मानते हैं। सांख्य, योगा, न्याय, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन बुद्धिज्म और जैनिज्म जो ये आपके सिलेबस में इसी को पढ़ना है, और वेदांता भी है। अब आज हम शुरू करेंगे सांख्य। तो आप लोगों ने जाने इंडियन फिलॉसफी दो भागों में विभाजित है, ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो गॉड पे बिलीव करते हैं, हेटेरोडॉक्स जो गॉड पे बिलीव नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मैं चाहता हूँ सभी तक ज्ञान पहुंच सके, आपके ज्ञान चक्षु जो होते हैं, ज्ञान चक्षु वो खुल जाए आपके, और आप यूजीसी नेट 11 के लिए बहुत जल्दी ही, मैं कामना करता हूँ यूजीसी नेट 11 आपको बहुत जल्दी ही निकल जाए। ओके, तो आज हम सांख्य के बारे में जानेंगे। सांख्य क्या होता है? सांख्य शब्द को सुनने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई और शब्द समझ में आ रहा है? कोई ऐसा शब्द जो सांख्य से मिलता जुलता हो? एक हिंदी का ऐसा शब्द होगा, तो हिंदी का एक शब्द जो है वो है संख्या। जो संख्या शब्द है वो इसी से रिलेटेड है, सांख्य। सांख्य का मतलब यानी जो संख्याओं पे आधारित होता है उसे ही सांख्य कहते हैं। पर ये सही नहीं है। सांख्य जो शब्द है वो संख्या पर आधारित नहीं है। संख्या ऐसे हम समझ सकते हैं, संख्या आपको संख्या के आधारित है, पर संख्या में 25 तत्व है। ठीक है, आप संख्या से याद करिए, 25 जो है वो संख्या है और ये तत्व है संख्या। ठीक है, पर ये सही नहीं है। पर इसका जो सही मतलब है वो है, सांख्य का मतलब है सा और प्लस ख्या। सा का मतलब है सम्यक और ख्या का मतलब है ज्ञान। ठीक है, जो सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही नॉलेज। सही ज्ञान किसके बारे में हमको सही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए? सही ज्ञान किसके बारे में प्राप्त होना चाहिए? पुरुष और प्रकृति के बारे में। पुरुष और प्रकृति के बारे में अगर हमको सही ज्ञान है तो सांख्य के अंतर्गत आता है। सांख्य जो है वो है ड्यूलिस्टिक नेचर की, यानी कि द्वैतत्ववादी है। द्वैतवादी कहते हैं, कई जगह द्वैतवादी लिखा हुआ है, तो द्वैतत्ववादी में आपका मिलेगा सांख्य में ये, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्यूलिस्टिक नेचर। ड्यूलिस्टिक नेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो तत्वों को मानता है, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति सीधे तत्व, प्रकृति में सीधे तत्व आएंगे। पुरुष में आपका इंटरनल बिहेवियर आएगा, जो चीजें नहीं दिख रही हैं और आपको महसूस हो रही है, तो वो आएगा आपका पुरुष में। प्रकृति आपके तत्व, यानी कि कोई भी ऐसा मैटर है जो ये, जैसे ये आपका मार्कर है, ये आपको दिख रहा है, ये चीजें हैं, तो ये प्रकृति। शेप क्या है, शेप वैल्यू क्या है, और क्या क्या चीजें, ये नीली है और ये सारी, और बोर्ड जो है व्हाइट है, तो ये तत्व के अंदर आ जाएगा। तो ये प्रकृति हो गया, और ये पुरुष आपका बिहेव है, जो मनुष्य का जो बिहेवियर जो दिखा रहा है, वो सारी चीजें जो होगी वो तत्व पे आधारित होंगी। ठीक है, और आपका जो प्रकृति है वो ऑब्जेक्टिव वाइज होगा, और जो पुरुष है वो सब्जेक्टिव। ठीक है,
जो प्रकृति है ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा और पुरुष है वो सब्जेक्टिव होगा। आप ये लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांख्य के अंतर्गत ये जल्दी चीजें पूछी जाती है कि प्रकृति ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव। तो प्रकृति ऑब्जेक्टिव है, पुरुष जो है वो है सब्जेक्टिव है। और सांख्य को ऑर्थोडॉक्स में तो रखा गया है पर ये गॉड को नहीं मानता। सांख्य एक ऐसी फिलॉसफी है, सांख्य ऐसी फिलॉसफी है जो गॉड को नहीं मानता, लेकिन जो चीजें वेदों पे लिखी हुई हैं, जो चीजें धर्म से रिलेटेड वो सारी चीजें उस पे उनको वो मानता है, लेकिन वो गॉड के अस्तित्व को नहीं मानता। इसलिए नास्तिक में तो नहीं रखा जाता है, पर ये वेदों को मानता है। भगवान के द्वारा जो लिखी हुई जो चीजें हैं उन सारी चीजों को ही मानता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, इसीलिए इसे अनीश्वरवादी कहा जाता है। सांख्य को अगर ये गॉड नहीं मान तो अनीश्वरवादी, निरीश्वरवादी, अनीश्वरवादी, निरीश्वरवादी, ऐसा ये सारी चीजें कही जाती है सांख्य को। सांख्य की एक बुक भी है, आपको हम बताना चाहेंगे। सांख्य का पहले तो सांख्य को कपिल मुनि ने बताया। सांख्य जो है वो कपिल मुनि के द्वारा बताया गया है, लेकिन सांख्य का वो केवल बताया गया था। इनकी जो बुक जो है वो है सांख्य कारिका है, जहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। सांख्य कारिका सांख्य की बुक जो है वो है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका बुक है, यहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। सांख्य कारिका को लिखने वाले फिर कौन से थे? ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण इसको लिखने वाले थे। कभी कभी ये पूछ भी लेता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सांख्य कारिका किससे संबंधित है? सांख्य से संबंधित है। और सांख्य कारिका जो बुक है वो किसने लिखी है? वो ईश्वर कृष्ण ने लिखी है। ये आप नोट कर लीजिएगा। और शायद ये आज तक आ भी सकता है, और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जो सांख्य कारिका है वो ईश्वर कृष्ण ने लिखा हुआ है। और जो सांख्य जो है ये सबसे ओल्डेस्ट स्कूल, सबसे ओल्डेस्ट, अगर वो पूछता है सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी कौन सी है, तो वो सांख्य में आएगी। सांख्य ही है सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी, ओल्डेस्ट स्कूल कुछ कह सकते हैं, तो ये आएगी आपके सांख्य के अंदर। सांख्य कारिका जो बुक है वो ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। आपको ये चीजें जाननी चाहिए। और आज हम डिस्कस करेंगे सांख्य कारिका। सांख्य जो है इसके जो 25 तत्व कौन कौन से हैं, 25 तत्वों को बहुत ही डिटेल वाइज आज हम कोशिश करेंगे। एक चीज आता है, सांख्य का जो है वो पहला है पुरुष, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है महत्, चौथा है अहंकार। पुरुष, प्रकृति, महत् और अहंकार। ये सीरियल वाइज ही है, इसको ऐसे ही आपको लिखना है। कभी कभी इसका सीरियल भी पूछ लेता है। तो पुरुष, प्रकृति और महत् और अहंकार, ये आपको ध्यान रखना है। जो पुरुष है, पुरुष, प्रकृति, महत् और अहंकार। पुरुष तो आप जानते हैं ये सब्जेक्टिव नेचर के हैं, और प्रकृति है ऑब्जेक्टिव नेचर के। तो जो पुरुष है इसके 5 तत्व, पुरुष जो आपके इसके 5 तत्व हैं। ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं,
पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, और आपकी जो पांच हैं ग्रॉस एलिमेंट यानी पंच महाभूत। पंच महाभूत, तो ये 5 + 5 + 5 + 5 ये 20 ये हो गए, और 5 ये हो गए। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। तो आपके 5 ये हैं, 5 ये हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 पंच महाभूत हैं। इन सबको जोड़ने के बाद ये 20 ये हो गए, 5 ये, यहाँ पे कुल टोटल 25 तत्व हैं। 25 तत्व ऐसे ही आप ध्यान रखिएगा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। ज्ञानेंद्रियों में आप सीधे जानते आपके सेंसस बेस पे जो नॉलेज आपको प्राप्त होगी वो ज्ञानेंद्रिया में। कर्मेंद्रिया में आपके जो हाथ, हैंड, लेग, हाथ, पैर, जो भी चीजें आएंगी। तन्मात्राएं के अंतर्गत, तन्मात्राएं जो होती हैं वो आपका हो गया साउंड, टच, आपका स्पर्श, शब्द, स्पर्श, ये सारी चीजें जो होती हैं वो तन्मात्राएं के आगे। पंच महाभूत जो हैं, जो ग्रॉस एलिमेंट जिसको कहते हैं, वो हुआ आपका स्पेस, एयर, स्पेस यानी ब्रह्मांड, वायु, पृथ्वी, ब्रह्मांड, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, ये सारी चीजें जो होंगी वो पंच महाभूत होंगे। आइए डिस्कस करते हैं ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ये 25 तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहले आते हैं ज्ञानेंद्रियों पे। ऐसे तो ज्ञानेंद्रियां आपको पता होगा, पर फिर से देख सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां जो हैं आपके क्या कहते हैं, 5 सेंसेस होंगे ज्ञानेंद्रियों में। कान, नाक, जीभ, कान, नाक, जीभ, आंख और त्वचा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब देखें, कान, नाक, जीभ, आंख और त्वचा, इन सभी चीजों से आप ज्ञानेंद्रियों से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कानों से आप सुन सकते हैं, कान सुनने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त होगा। नाक से आप सूंघ सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं किसी चीज की, क्या क्या स्मेल है वो नाक के द्वारा। जीभ से आप स्वाद ले सकते हैं उन सारी चीजों का। आंख से आप देख सकते हैं, त्वचा से आप महसूस कर सकते हैं। तो ये 5 आपकी ज्ञानेंद्रिय हैं। ओके, हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। अब आते हैं 5 कर्मेंद्रियों में। 5 हैं कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां जो हैं वो आपके 5 कर्मेंद्रियों में आपके आएंगे माउथ यानी कि मुख, और हाथ जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। मुख हुआ, हाथ हुआ, पैर हुआ, मुख, हाथ, पैर। चौथा है एक्सप्लोरेटरी सिस्टम, एक्सप्लोरेटरी ऑर्गन्स यानी एक्सप्लोरेटरी ऑर्गन्स का आपका पाचन है। 5वां आपका है क्या कहते हैं, 5वां जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका वो सारी चीजें आएंगी जिसके द्वारा आप किसी चीज को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें आपके अंतर्गत वो सारी चीजें आएंगी जिससे आप क्या कहते हैं, एक दूसरे जीव को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वो आएंगे। आपके परिवार को एक्सपेंड करने के लिए जो चीजें, जो ऑर्गन्स काम आते हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आएंगे। तो 5 कर्मेंद्रियां आपकी ये हो गई।
अब उसके बाद आते हैं 5 तन्मात्राएं। तो आपने देखा 5 ज्ञानेंद्रिया देख लिया, 5 कर्मेंद्रिया देख लिया, 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं में आपका होगा पहला जो है वो आपका है शब्द, दूसरा है, तीसरा, चौथा और पांचवा। जो 5 आपके जो तन्मात्राएं हैं उसमें होगा शब्द, और क्या कहते हैं टच यानी कि महसूस करना, विजन, शब्द, महसूस और दृष्टिकोण यानी कि आपका विजन, दृष्टिकोण हो गया, आपका विजन हो गया, टेस्ट स्वाद, और उसके बाद गंध। ठीक है, तो शब्द हो गया साउंड, महसूस हो गया टच, दृष्टिकोण हो गया विजन, स्वाद हो गया टेस्ट, गंध हो गया स्मेल। ठीक है, तो आपका ये पांच तन्मात्राएं हो गई। तो आपके 5 + 5 ये हो गए। अब लास्ट एक बचा हुआ है, केवल। तो लास्ट में जो है पंच महाभूत, पंच महाभूत उसे ही कहते हैं जो सबसे बड़ी चीज है, जो 5 है तो उन्हें ही पंच महाभूत कहते हैं। जैसे पहला है यूनिवर्स, यानी स्पेस, दूसरा है एयर, तीसरा है अर्थ, चौथा है वाटर और पांचवा है, पहला स्पेस, दूसरा एयर, तीसरा है अर्थ, चौथा है वाटर, पांचवा है आपका फायर। यानी कि स्पेस हो गया आकाश, एयर हो गया वायु, अर्थ हो गया पृथ्वी, वाटर हो गया जल और फायर आपका हो गया अग्नि। समझ गए? तो आपके ये सारे 25 एलिमेंट्स थे। 5 करके 20 एलिमेंट ये हैं, और एक 5 जो पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार और जो मन है ये अलग है। तो मुझे लगता है ये 25 तत्वों के बारे में आप जान गए होंगे। अब 25 तत्वों के बाद इसमें जो आता है तत्वों के बाद इसमें आता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब यही है कि कोई चीज के होने की कारण क्या है, किसी चीज का होने का क्या कारण है और उससे दूसरी चीज क्या बन सकती है, और दूसरी चीजों का होने का कारण। सत्कार्यवाद। जो सत्कार्यवाद जो है, सत्कार्यवाद का मतलब यही है कि किसी चीज क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसकी इफेक्ट क्या क्या है। तो सत्कार्यवाद का इसको 3 शब्दों में रखा गया। एग्जिस्टेंस है, फिर उसके बाद इफेक्ट और थ्योरी। सत्कार्यवाद पे एग्जिस्टेंस, इफेक्ट और थ्योरी लिखी गई है। एग्जिस्टेंस का मतलब यही है कि वो चीजें क्यों, वो जो चीजें हैं वो क्यों हैं सत्कार्यवाद में। थ्योरी कार्य और कारण। सत्कार्यवाद में सीधे हम यही देखते हैं कि वस्तु की जो उत्पत्ति है वो क्यों है, और अगर दूसरे तत्व की उससे अगर दूसरा तत्व बन सकता है तो उसमें वो कारण मौजूद होता है। यह है थ्योरी ऑफ कॉजेशन। थ्योरी ऑफ कॉजेशन का मतलब यही है कि कारण
कार्य और कारण, यानी कि सब कार्यभाग में कोई अगर वस्तु है, जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध में वो चीजें दूध में ऐसा रीजन मौजूद है ना कि उससे दही बन सकती है। ऐसा थोड़ी ना कि हम पानी से आग बना सकते हैं, इसमें नहीं है ना। तो जो सत्कार्यवाद है, तो इसका मतलब है कि कार्य जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु का बनने का कारण उसी में मौजूद होता है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से घी का बनना, पानी से भाप का बनना, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो रहती है सब कार्यवाद के बाद में। और इसके बाद एक और आता है विकासवाद। विकासवाद है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये सब सांख्य के अंतर्गत ही आता है, आप लोग ये समझिएगा। और सांख्य के अंतर्गत ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है सब कार्यवाद किसमें आता है, तो वो सांख्य में आता है। सांख्य जो है सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है और ये सबसे पहले आया हुआ था। इसमें 25 तत्व होते हैं, 25 पंच महाभूत, क्या कहते हैं, पंच महाभूत हो गए, 5 तन्मात्रा है, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। सांख्य के जो सबसे पहले किसने बताया था सांख्य पे, तो वो कपिला ने बताया था। सांख्य की जो बुक है वो सांख्यकारिका है, जो ईश्वर कृष्ण ने लिखी हुई है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये अगर ईश्वरवादी है, गॉड को मानता नहीं है, ये क्वेश्चन जल्दी पूछ लेता है कि फिलॉसफी की ऐसी कौन सी फिलॉसफी का ऐसा कौन सा दर्शन है जो गॉड को नहीं मानता है फिर भी वो ऑर्थोडॉक्स में है, यानी कि आस्तिक में है, वो है सांख्य। तो सांख्य में ये हो गया। उसके बाद आता है पहला हो गया सत्कार्यवाद, दूसरा आता है विकासवाद। विकासवाद के जो जनक थे वो डार्विन थे और ये है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी किसी चीज जो भी चीज कोई भी चीज की अगर उत्पत्ति हुई है तो वो उसका खात्मा भी होगा और उसके अंदर विकास के कई सारे चरण भी होंगे। तो इसमें भी है उत्पत्ति और क्या कहते हैं, उत्पत्ति के बाद खात्मा। किसी चीज की अगर उत्पत्ति हुई है तो वो खत्म भी होगी। कई सारे विकास के चरण होंगे, उसके बाद फिर उत्पत्ति होने के बाद उसका खत्म वो सीधे फिर धरती में मिल जाएगी। अगर उसका जन्म हुआ है, अगर धरती के तत्वों से, यानी कि जो धरती के तत्वों से मिलकर अगर बना है, जैसे हमारा जो शरीर है वो धरती के तत्वों से मिलकर बना है, तो वो धरती में ही मिल जाना है, ठीक है। तो उत्पत्ति और खात्मा। उत्पत्ति का मतलब है साल और खात्मा का मतलब है प्रलय। ये कभी कभी पूछ लेता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। जो सार्ग है वो किससे रिलेटेड है और प्रलय किससे रिलेटेड है। सार्ग जो है वो आपके उत्पत्ति से रिलेटेड है, प्रलय जो है वो आपके खात्मा से रिलेटेड है। और विकासवाद सीधे उस साइकिल को मानता है, उत्पत्ति से लेके खात्मा तक जो साइकिल चलती है, उत्पत्ति से लेके खात्मे तक जो सारी क्रियाएं होती हैं वो विकासवाद के अंदर होता है। तो हमें लगता है ये चीजें आप समझ गए होंगे। सांख्य में और ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतनी ही चीजें थी जो कि सांख्य बताता है। सार्ग और प्रलय हो गया, आपकी यही सारी। अब यहाँ पे आपका सांख्य खत्म होता है। सांख्य के बाद आता है योगा। योगा को योगा में जैसे इसमें 25 एलिमेंट थे सांख्य में, योगा में बस एक एलिमेंट बढ़ जाता है ईश्वर का। जैसे सांख्य में ईश्वर को नहीं मानते हैं और योगा में एक एलिमेंट और बढ़ जाता है। योगा में एक एलिमेंट, एक तत्व बढ़ जाता है जिसको गॉड कहते हैं। गॉड का तत्व इसके अंदर योगा में आ जाता है। और जो योगा है, योगा को जो सबसे पहले वो थे पतंजलि।
योगा को सबसे पहले स्टार्ट करने वाले थे पतंजलि। पतंजलि के द्वारा ये बनाया गया था योगा। और योगा में जो क्या करते हैं आप, कंट्रोल ऑन चित्त। कंट्रोल ऑन चित्त, चित्त का मतलब होता है आपका मन, आपका माइंड। चित्त का मतलब होता है माइंड, और माइंड को ही आपको कंट्रोल करना है, चित्त। ठीक है, कंट्रोल ऑफ चित्त। और चित्त के अंतर्गत, चित्त में क्या क्या चीजें आती हैं आपका आता है, चित्त के अंतर्गत आपका आता है बुद्धि, अहंकार और मानस। बुद्धि, अहंकार और मानस। बुद्धि, अहंकार और मानस। बुद्धि में आपका इंटेलिजेंस आ जाएगा, यानी इंटेलेक्चुअल बुद्धि। और अहंकार में आपका सेल्फ, और मानस में जो आपका रहेगा वो रहेगी माइंड, यानी कि आपका मन। तो ये सारी चीजें ऐसी, इन्हीं चीजों पे आपको कंट्रोल करने के लिए योगा के कई सारे आसन होते हैं। जैसे आसन में जैसे होगा कि एक कौन कौन से आसन है आपका, ताड़ासन, ये सारी चीजें आपकी होंगी योगा के अंदर। और योगा है वो सीधे आपकी जो आपके मन है, आपका जो माइंड है, आपकी जो भी अहंकार, बुद्धि और मानस पे कंट्रोल करने का ही होता है योगा। योगा के द्वारा इस पे हम लोग कंट्रोल करना होता है। अब आते हैं योगा में आपका सीधे कंट्रोल ऑन चित्त। चित्त कितने प्रकार की होती है? चित्त 3 प्रकार की होती हैं, बुद्धि, अहंकार और मानस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त। मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त। मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त होते हैं 5 तरह के। 5 तरीके से मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त होते हैं। पहला है परिमाण, दूसरा है विपर्याय, परिमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा, विकल्प, निद्रा और स्मृति। मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त कितने प्रकार के होते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त आपके होते हैं, पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्याय, तीसरा है विकल्प, और चौथा है निद्रा, और 5वां है स्मृति। तो अगर पूछ लेता है मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त कितने हैं, तो 5 मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त है। 5 मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त हैं, प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है, तो ये 5 मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त हो गई। और योगा कितने प्रकार के होते हैं? योगा के टाइप ऑफ योगा भी है, मैं बोल दिया था, मैं इसे बता देता हूँ। 4 टाइप ऑफ योगा भी है। फोर टाइप ऑफ योगा जो हैं वो है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और हठ योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और हठ योग। तो कर्म योग होगा, ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया और हठ योग हो गया। ठीक है, तो ये 4 टाइप ऑफ योगा हैं। चित्त 3 प्रकार की चित्त होती हैं, आपको बताया था हमने। 3 प्रकार की चित्त होती हैं, प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति। 4 तरह के से योग होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और हठ योग। और मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त कितने होते हैं? 5 प्रकार के मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त होते हैं, प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, ये सारी चीजें थी योगा के बारे में। इसके बाद आते हैं 8 लिम्स ऑफ योगा।
जो कि बहुत बार पूछा जाता है। और 8 लिम्स ऑफ योगा आपको पता होना चाहिए। 8 लिम्स ऑफ योगा, 8 लिम्स ऑफ योगा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पूरी 8 के 8 आपको पता होना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 जो है पहले 4 में डिवाइड कर देते हैं। यमस, नियम, आसन, यमस नियम, यमस नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यमस नियम आसन प्राणायाम, यमस नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। धारण, ध्यान और समाधि। ठीक है। 8 लिम्स ऑफ योगा जो है इसमें है आपका यमस नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। जो यमस है ये आपके मॉरल कोड्स हैं, जैसे अहिंसा, अहिंसा, सत्य, धर्म, अहिंसा, सत्य और कर्म। ये सारी चीजें जो आती है वो यमस में आता है। नियम आपके क्या होता है कि नियम आपको पर्सनल कॉन्डक्ट जो आपके नियम हैं, जो योगा से रिलेटेड जो नियम होते हैं वो सारी चीज़ें आपको रखनी है। जैसे स्वच्छता रखनी है, संतोष करना है, स्वाध्याय करना है। आसन, आसन जो है वो आपका पोस्चर है। प्राणायाम, प्राणायाम तो आप सीधे जानते हैं कि आपका ब्रीथ है। प्राणायाम में आपकी ब्रीथ आती है। प्राणायाम आप श्वास से रिलेटेड है। आसन तो आपका पोस्चर है, यानी कि जो आप कंट्रोल और चित्त यानी कि अपने मन को एकाग्र करने के लिए जो चीजें करती हैं वो आसन में आ जाएगा। नियम आपके ये योगा के नियम है। यमस में आपका क्या क्या चीजें आती हैं, मॉरल कोड्स है, अहिंसा, सत्य, कर्म, प्रत्याहार। प्रत्याहार में आपका आएगा, प्रत्याहार में आपका सेंस विड्रॉ, यानी कि आपको सेंसेस को पूर्णा करना, सेंसेस को बाहर निकालना होगा। प्रत्याहार का मतलब है बहुत सारे ऐसे गंदे विचारों, बहुत सारे ऐसे विचारों को त्यागना होगा प्रत्याहार में। धारण में हमें धारण करना होगा, यानी कि मेडिटेशन। धारण में आपका फोकस, धारण में आपका फोकस और ध्यान में आपका मेडिटेशन और समाधि तो आपकी यूनियन, सभी चीजों का एक यूनियन। ठीक है। तो आप जान गए। यमस में आपका कर्म आएंगे, मॉरल कोड्स लिख देते हैं, मॉरल कोड्स। नियम में आपका पर्सनल कंडक्ट, जो आप खुद से करते हैं। नियम में आपका पर्सनल कंडक्ट आएगा, जो आपके द्वारा जो आपको लगता है कि ये सही है वो नियम में आएगा। यमस में आपका मॉरल कोड आएगा। आसन में पोस्चर आएगा। प्राणायाम में आपके ब्रीथ के ऊपर होगा। प्रत्याहार सेंसेस पे, धारण फोकस है और ध्यान है आपका मेडिटेशन एंड समाधि है आपका इन सारी चीजों का यूनियन। तो 8 लिम्स ऑफ योगा आप जान गए हैं। हमें लगता है कि ये सारी चीजें आप ध्यान कर लिए हैं। अब आपका इसके बाद आते हैं तो यही सारी चीजें थी। 8 लिम्स ऑफ योगा हो गई आपकी। इसके बाद अभी इसमें और कुछ बचता नहीं है। जो चीजें डिस्कस करें योगा में जितनी चीजें होती थी वो मैंने आपको समझा दी। आप लोग समझ ही गए होंगे, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा और मुझे लगता है बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और मैं सारी चीज़ों की नॉलेज एक तरफ करते रहिए, क्योंकि पेपर तो आ रहा है, आपको तैयारी तो करनी है। ठंडी लगे चाहे जाड़ा लगे, आपसे इससे मैं आपको मौसम से संबंधित नहीं रहना है, बस आपको ज्ञान। तो मिलते हैं आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।